पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट की शौर्य गाथा। नमस्कार। आज हम एक बार फिर भारतवर्ष के उस गौरवशाली अतीत की यात्रा पर निकल रहे हैं जहां तलवारों की खनक में शौर्य के गीत गूंजते थे, जहां वीरों के बलिदान से धरती लाल होती थी और जहां स्वाभिमान की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित थी। यह कहानी है उस महानायक की जिसका नाम सुनते ही भुजाएं फड़क उठती हैं, जिसका जीवन साहस, प्रेम और अटूट देशभक्ति का पर्याय है। यह कहानी है चौहान वंश के उस तेजस्वी सूर्य की, अजमेर और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिन्हें प्रजा प्रेम से राय पिथौरा कहती थी। वह वीर जो हेमू से पहले दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट था और जिसकी शौर्य गाथा आज भी हमारे दिलों में धड़कती है। लगभग 1166 ईस्वी में चौहानों की वीरभूमि पर राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी के आंगन में एक बालक ने जन्म लिया, जिसके ललाट पर भावी सम्राट का तेज अंकित था, पृथ्वीराज। वह युग भारत के लिए एक संक्रमण काल था। उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रांताओं की गिद्ध दृष्टि भारत की संपन्नता पर लगी थी। ऐसे में पृथ्वीराज का आगमन मानो एक नई आशा का संचार था। अपने नाना दिल्ली के तोमर वंशी राजा अनंगपाल द्वितीय के कोई पुत्र न होने के कारण पृथ्वीराज को बाल्यकाल में ही दिल्ली और अजमेर के विशाल साम्राज्यों का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। केवल 13 वर्ष की अल्पायु में सन 1179 ईस्वी के आसपास अपने पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के पश्चात यह किशोर योद्धा अजमेर और दिल्ली के दोहरी राजधानियों के सिंहासन पर आसीन हुआ। उनकी विदुषी माता रानी कर्पूरी देवी एक कुशल प्रशासिका थीं और उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों, विशेषकर मुख्यमंत्री कदम्बवास कैमास के सहयोग से प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वीराज के संरक्षक के रूप में शासन संभाला और उन्हें राजकाज की गहन शिक्षा दी। पृथ्वीराज ने अपनी माता से ही न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के गुण सीखे। पृथ्वीराज कोई साधारण बालक नहीं थे, उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही प्रवीण थे। कहते हैं उन्होंने बहुत ही कम आयु में शब्दभेदी बाण चलाने जैसी कठिन युद्ध कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनका शरीर वज्र सा था और मन फौलाद सा। उनके गुरुओं ने उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को और निखारा। शीघ्र ही युवा पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। सबसे पहले उन्होंने अपने राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। उनके विद्रोही चचेरे भाई नागार्जुन ने गुड़ापुरा, वर्तमान गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज ने एक शक्तिशाली सेना के साथ नागार्जुन पर आक्रमण किया और उसे निर्णायक रूप से पराजित कर गुड़ापुरा पर पुनः अधिकार स्थापित किया। यह उनकी पहली बड़ी सैन्य सफलता थी, जिसने उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। इसके पश्चात उनका ध्यान गया भदानकों पर, जो अलवर, भरतपुर और रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक शक्तिशाली गणराज्य के रूप में उभर रहे थे और चौहान साम्राज्य के लिए खतरा बन रहे थे। पृथ्वीराज ने 1122 ईस्वी के आसपास भदानकों पर आक्रमण कर उन्हें बुरी तरह परास्त किया और उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया। उनकी अगली महत्वपूर्ण विजय थी चंदेलों के विरुद्ध। चंदेल शासक परमर्दिदेव राजा परमाल के राज्य जेजा कभुक्ति, बुंदेलखंड पर उन्होंने आक्रमण किया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण कुछ भी रहा हो, किंतु यह पृथ्वीराज की विस्तारवादी नीति का भी परिचायक था। चंदेलों की राजधानी महोबा के निकट हुए इस भयंकर युद्ध में चंदेलों के 2 महान वीर सेनानायक आल्हा और ऊदल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड के लोक गीतों में जीवित हैं। यद्यपि आल्हा और ऊदल ने पृथ्वीराज की सेना को कड़ी टक्कर दी, किंतु अंततः पृथ्वीराज की विजय हुई और महोबा पर उनका अधिकार हो गया। इन विजयों ने पृथ्वीराज को उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बना दिया। उनका दरबार कवियों, विद्वानों और वीर सामंतों से सुशोभित रहता था। उनके सबसे अभिन्न मित्र और राजकवि थे चंद बरदाई, जिनकी लेखनी ने पृथ्वीराज के शौर्य को पृथ्वीराज रासों के रूप में अमर कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का एक और अत्यंत चर्चित और रोमांचक प्रसंग है कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के साथ उनका प्रेम और विवाह। कन्नौज के गहड़वाल वंशी राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और मनमुटाव चरम पर था। जयचंद स्वयं को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनाना चाहता था और पृथ्वीराज की बढ़ती शक्ति उसे खटकती थी। कहते हैं, राजकुमारी संयोगिता अत्यंत रूपवती और गुणवती थीं। उन्होंने पृथ्वीराज के शौर्य, उनकी वीरता और उनके व्यक्तित्व की गाथाएं अपने दरबार की दासियों और गायकों से सुन रखी थीं और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। पृथ्वीराज ने भी संयोगिता के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी थी और वे भी उससे प्रेम करने लगे थे। जब राजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया तो उसने समस्त भारत के राजाओं को निमंत्रित किया, किंतु पृथ्वीराज को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। इतना ही नहीं, उसने पृथ्वीराज की एक मिट्टी की मूर्ति बनवाकर स्वयंवर स्थल के द्वार पर द्वारपाल के रूप में खड़ी करवा दी। जब संयोगिता वरमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई तो उन्होंने उपस्थित सभी राजाओं को अनदेखा कर सीधे द्वार पर जाकर पृथ्वीराज की उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान, जो इस घटना की सूचना पाकर अपने चुनिंदा वीर सैनिकों के साथ वेश बदलकर कन्नौज पहुंच चुके थे, स्वयंवर सभा में प्रकट हुए। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और भरी सभा के देखते देखते जयचंद के सैनिकों से युद्ध करते हुए उन्हें दिल्ली ले आए। दिल्ली आकर उन्होंने संयोगिता से विधिवत विवाह किया। यह घटना उनके साहस, उनके प्रेम की पराकाष्ठा और उनके स्वाभिमानी स्वभाव का प्रतीक थी, किंतु इसने जयचंद की शत्रुता को और भी प्रगाढ़ कर दिया, जिसका परिणाम भविष्य में भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में सबसे अमिट रूप से जुड़ा है घुरिद वंश के क्रूर आक्रांता शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ उनके संघर्षों से। गौरी, गजनी का शासक, भारत की धन संपदा लूटने और यहाँ अपना इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। उसने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासो और अन्य लोकगाथाओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार युद्ध में पराजित किया था। हर बार गौरी की सेना को राजपूतों के शौर्य के सामने घुटने टेकने पड़े और हर बार पृथ्वीराज ने अपनी राजपूती उदारता का परिचय देते हुए पराजित और बंदी बनाए गए गौरी को जीवन दान देकर छोड़ दिया। यह उनकी महानता थी, उनका धर्मपरायण आचरण था, पर शायद यही गौरी जैसे कुटिल शत्रु के मामले में एक बड़ी रणनीतिक चूक भी सिद्ध हुई। इन प्रारंभिक संघर्षों में गौरी ने मुख्यतः पंजाब और सिंध के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास किया, जहां उसे पृथ्वीराज के सामंतों और मित्र राजाओं से भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सन 1191 ईस्वी, तराइन का ऐतिहासिक मैदान वर्तमान हरियाणा में एक बार फिर भारत के भाग्य का निर्णय करने के लिए तैयार था। एक ओर थी पृथ्वीराज चौहान की वीर राजपूत सेना, जिसमें उनके अनेक सामंत और मित्र राजा अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ सम्मिलित थे, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने को तत्पर थीं। दूसरी ओर थी मोहम्मद गौरी की विशाल सेना, जो पिछली पराजयों का प्रतिशोध लेने और भारत को पददलित करने के इरादे से आई थी। भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के भाई और दिल्ली के सेनापति गोविंद राय तोमर ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और एक द्वंद्व युद्ध में मोहम्मद गौरी को अपने भाले से बुरी तरह घायल कर दिया। यदि गौरी के खिलजी सैनिक उसे बचाकर युद्ध भूमि से बाहर न ले जाते तो शायद कहानी वहीं समाप्त हो जाती। पृथ्वीराज चौहान स्वयं एक सिंह की भांति युद्ध भूमि में गरज रहे थे। उनके अद्भुत पराक्रम और कुशल नेतृत्व ने राजपूत सेना में नवजीवन का संचार कर दिया। गौरी की सेना के पैर उखड़ गए। वह स्वयं अपनी जान बचाकर युद्ध भूमि से भागने पर विवश हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की शानदार विजय हुई। पूरे भारतवर्ष में उनके नाम का डंका बज उठा। इस युद्ध में गौरी की सेना का भारी नुकसान हुआ और उसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इस महान विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान और अधिकांश राजपूत शासक कुछ हद तक निश्चिंत हो गए। उन्होंने गौरी को एक हारा हुआ और भविष्य में बड़ी चुनौती न देने वाला शत्रु मान लिया। विजय के उत्सव मनाए गए, किंतु शायद शत्रु की वापसी की तैयारी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया।
पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उदारता दिखाते हुए भागे हुए शत्रु का पीछा नहीं किया और न ही पंजाब की ओर से उसकी वापसी के मार्गों को पूरी तरह अवरुद्ध करने का प्रयास किया। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी अपनी पराजय से तिलमिला उठा था। वह गजनी वापस लौटा, किंतु उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उसने 1 वर्ष तक अपनी सेना को पुनः संगठित किया, नई भर्तियां की, बेहतर हथियार जुटाए और अपनी युद्ध नीति पर गहन मंथन किया। उसने कसम खाई कि जब तक वह पृथ्वीराज को पराजित नहीं कर लेता, वह ऐशो आराम का जीवन नहीं जिएगा। ठीक 1 वर्ष बाद सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पहले से भी बड़ी और सुसज्जित सेना लेकर, जिसमें लगभग 1,20,000 अश्वारोही सैनिक थे, पूरी तैयारी और नई युद्ध नीति के साथ पुनः तराइन के मैदान में आ धमका। इस बार उसने अपनी सेना को कई भागों में बांटा और राजपूतों को भ्रमित करने के लिए विभिन्न चालें चलीं। उसने अपनी सेना के एक हिस्से को युद्ध से दूर सुरक्षित रखा, जिसे वह निर्णायक क्षण में प्रयोग करने वाला था। पृथ्वीराज चौहान को जब गौरी के पुनः आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना संगठित की। कहते हैं उन्होंने लगभग 100 राजपूत राजाओं से सहायता की अपील की और एक विशाल सेना एकत्रित हुई। यद्यपि उसकी संख्या गौरी की सेना से कुछ कम थी, किंतु इस बार कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण पृथ्वीराज का साथ देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यह भारतीय एकता के लिए एक बड़ा आघात था। तराइन का दूसरा युद्ध आरंभ हुआ। गौरी ने इस बार एक धूर्त चाल चली। उसने अपनी सेना के एक अग्रिम दल को सुबह सुबह ही, जब राजपूत सैनिक अपनी नित्य क्रियाओं और युद्ध की तैयारी में पूरी तरह संलग्न नहीं थे, आक्रमण करने भेज दिया। राजपूतों ने वीरता पूर्वक इस आक्रमण का सामना किया, किंतु वे कुछ हद तक अप्रस्तुत थे। फिर भी दिन भर घमासान युद्ध चलता रहा। पृथ्वीराज चौहान और उनके वीर सामंतों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। गोविंदराय तोमर एक बार फिर गौरी की सेना के लिए काल बन रहे थे, किंतु गौरी ने अपनी योजना के अनुसार जब राजपूत सेना थकने लगी और कुछ अव्यवस्थित होने लगी, तो अपनी सुरक्षित रखी हुई ताजादम अश्वारोही सेना के साथ चारों ओर से आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना तीव्र और अप्रत्याशित था कि राजपूत सेना उसे झेल न सकी। गोविंदराय तोमर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज चौहान ने स्थिति को संभालने का भरसक प्रयास किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तराइन का दूसरा युद्ध अत्यंत भयंकर और निर्णायक सिद्ध हुआ। लाखों सैनिक मारे गए। दुर्भाग्यवश इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। उन्हें युद्ध भूमि से भागते हुए सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। वह वीर जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज शत्रु की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पृथ्वीराज की पराजय केवल एक राजा की पराजय नहीं थी, यह दिल्ली के सिंहासन से एक स्वतंत्र हिंदू शासन के अंत का आरंभ थी। इसने उत्तर भारत के द्वार विदेशी आक्रांताओं के लिए खोल दिए। पृथ्वीराज चौहान के अंत के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार बंदी पृथ्वीराज को गौरी गजनी ले गया, जहां उन्हें अंधा कर दिया गया और कारागार में डाल दिया गया। किंतु पृथ्वीराज का साहस और स्वाभिमान तब भी जीवित था। उनके मित्र चंदबरदाई भी किसी प्रकार वेश बदलकर गजनी पहुंचे। वहां चंदबरदाई ने अपनी बुद्धिमत्ता से गौरी का विश्वास जीता और उसे पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण चलाने के अद्भुत कौशल के बारे में बताया। गौरी कौतूहलवश यह प्रदर्शन देखने को तैयार हो गया। एक ऊंचे मंच पर गौरी बैठा और नीचे अंधे पृथ्वीराज को धनुष बाण दिया गया। जब गौरी ने पृथ्वीराज को बाण चलाने का आदेश दिया तो चंदबरदाई ने एक प्रसिद्ध दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस संकेत को समझकर अंधे पृथ्वीराज ने ध्वनि के आधार पर और चंदबरदाई द्वारा बताए गए अनुमान से बाण चलाया, जो सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शत्रु के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे को कटार मारकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। यह कथा अत्यंत नाटकीय और वीर रस से परिपूर्ण है और यह पृथ्वीराज के अदम्य साहस और उनके प्रतिशोध की भावना को सुपरबली दर्शाती है। अन्य समकालीन फारसी इतिहासकारों जैसे हसन निजामी,
के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाने के बाद कुछ समय तक अजमेर में गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करने दिया गया था। इसका प्रमाण कुछ सिक्कों से भी मिलता है, जिन पर एक ओर पृथ्वीराज और दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी का नाम अंकित है। किंतु जब पृथ्वीराज ने विद्रोह करने का प्रयास किया तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। कारण जो भी रहा हो, पृथ्वीराज चौहान का अंत भारत के इतिहास में एक युग का अंत था। उनकी पराजय के दूरगामी परिणाम हुए। दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया और भारत में इस्लामी शासन की नींव पड़ी। किंतु उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनकी देशभक्ति आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे आज भी एक राष्ट्रनायक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी जयंती, पृथ्वीराज चौहान जयंती, आज भी बड़े सम्मान के साथ मनाई जाती है। उनके जीवन पर आधारित अनेक फिल्में, धारावाहिक और लोक गाथाएं उनकी स्मृति को जीवंत रखे हुए हैं। वे हेमू से पहले दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे और उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आंतरिक फूट और अदूरदर्शिता राष्ट्र के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कैसी भी चुनौती क्यों न आए, अपने स्वाभिमान और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उनका जीवन एक जलते हुए दीपक की तरह है, जो हमें राष्ट्र प्रेम और वीरता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राय पिथौरा, दिल्ली का वह सिंह, आज भी हमारे इतिहास के आकाश में एक ध्रुव तारे की भांति चमक रहा है और युगों युगों तक चमकता रहेगा। उनकी भूलें हमें सबक सिखाती हैं और उनका शौर्य हमें गौरवान्वित करता है।